यहाँ R की वैल्यू दिया है 1 ओम, तो हमने 1 ओम लिख दिया। 3 एम्पियर, एक मीन्स क्या होता है एम्पियर, और एम्पियर किसकी यूनिट, करंट की यूनिट, मीन्स I की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ क्या हो गई 3 हो गई। अब हम लोग जानते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, I की वैल्यू 3 है तो हमने 3 लिख दिया, R की वैल्यू 1 है तो 3 इंटू 1 कर दिए, और V क्या हो जाएगा इतना, 3 1 जा 3 है ना, तो V की वैल्यू क्या होगा 3 वोल्ट आंसर। बात समझ में आई, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर एट 6 वोल्ट, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ बल्ब वाइल ग्लोइंग। कह रहा है एक बल्ब जो है वो करंट कितना खींचता है, 1.5 एम्पियर खींचता है, ठीक है, और उसमें बैटरी कितने का वोल्ट का अटैच था, 6 वोल्ट का बैटरी अटैच था। कह रहा है रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए जो जो दिया है वो पहले लिख ले, है ना। तो देखो करंट, इसमें करंट की वैल्यू क्या दी है, करंट की वैल्यू सबसे पहले दी है 1.5 एम्पियर। हमने कहा जहां एम्पियर हो वहां समझ जाना चाहिए वो वैल्यू क्या है, करंट है, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.5। नेक्स्ट लिखा है 6 वोल्ट, V मीन्स क्या होता है वोल्ट, और वोल्ट किसकी यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है, जिसको हम लोग V से डिनोट करते हैं, और V की वैल्यू क्या हो गई 6 वोल्ट। तो हम जानते हैं फॉर्मूला से कि V इज इक्वल टू IR होता है, और हम किसकी वैल्यू निकालना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो R की वैल्यू कैलकुलेट करें तो I को उस पार ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो I इससे मल्टीप्लाई से जुड़ा है, उस पार जाएगा तो डिवाइड में हो जाता है, तो V अपॉन I इज इक्वल टू R हो गया। बात समझ में आई। फिर देखते हैं V की वैल्यू कितनी है 6 वोल्ट, और इसकी वैल्यू I की वैल्यू कितनी है 1.5, तो 1.5 हमने कर दिया, और उसके बाद R की वैल्यू निकालना है हम लोग को। हम लोग क्या करेंगे, यह पॉइंट हटाना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 6 अपॉन 1.5, ये रफली आप लोग कर सकते हो, अगर ज़्यादा कैलकुलेशन में आप लोग को दिक्कत हो तो, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1.5 को हमें पॉइंट से हटाना है ना, यहाँ हमें पॉइंट हटाना है, तो 1.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 6 इंटू 10 6 10 जा 60 होता है, और 15 1 जा 15 15 4 जा 60, ठीक है। R की वैल्यू कितनी आ गई 4 ओम आ गई बच्चा, R की वैल्यू क्या आ गई 4 ओम आ गया। बात समझ आई, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए करंट 3 एम्पियर फ्लोज इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 15 ओम, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो देखो हमारी जिसकी इसकी पहले वैल्यू दी जाएगी उसकी वैल्यू हम लोग लिख लेंगे, फिर इजी हो कैलकुलेशन में, है ना। देखो ये क्या है, करंट है, I की वैल्यू 3 एम्पियर, ठीक है, और 15 ओम क्या है रेजिस्टेंस है, तो R की वैल्यू क्या हो गया 15, ठीक है। कह रहा फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, तो मींस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग किस चीज से डिनोट करते थे, V से डिनोट करते थे, तो V को कैलकुलेट करना है। यहाँ V इज इक्वल टू क्या होता है, ओम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू IR होता है ना, तो V इज इक्वल टू IR हमने लिख दिया। बात समझ में आई। I की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 15, ठीक है। बात समझ में आ रही है, इसको कैलकुलेशन करोगे 15 3 जा क्या होता है 45 वोल्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, इसी तरह ढेर सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, आप इजीली सेम एज जितना ये है ना इससे अधिक न्यूमेरिकल नहीं आएगा। ओम्स लॉ से सारे वैल्यू आपके पास दिए रहेंगे, 2 वैल्यू दिए रहते हैं, एक वैल्यू कैलकुलेट करना है, इजीली आप लोग कोई वैल्यू निकाल सकते हो, बस ट्रांसफर करने का गुण होना चाहिए, है ना। इजीली आप एक वेरिएबल को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करो और दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकालो, ठीक है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर।
कौन सा ऐसा फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है, बहुत ही प्यारा कहानी है, आइए देखते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। देखो बच्चा, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला फैक्टर होता है कि इजी वे में समझाया है ना, ज़्यादा हार्ड वे में हम लोग इसको लेके नहीं जाएंगे। तो ये बताना थोड़ा सा कि एक छोटी सी वायर है, एक बड़ी सी वायर है। एक चीज़ और याद रखो, हमने बताया था जब जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तब तब करंट क्या होगा, घटेगा, और जब जब करंट बढ़ेगा रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। बात समझ में आ रही है। तो हमने कहा एक छोटा वायर है और एक बड़ा वायर है। देखो याद करने का तरीका होता है ना, ऐसा चीज़ बताएंगे तो हमेशा के लिए फिट हो जाए माइंड में। ठीक, तो इसकी लेंथ छोटी, इसको मान लेते हैं L1 और इसको मान लेते हैं L2। L2 इज स्मॉलर देन L1। ठीक, सॉरी, L1 इज स्मॉलर देन L2। ठीक है, फिगर में सही बनाया है, L1 इज स्मॉलर देन L2। ठीक, तो होगा क्या कि ये बताओ, अगर हम इसमें से करंट पास करते हैं और इसमें से करंट पास करते हैं, किसमें से जल्दी करंट पास हो जाएगा? जल्दी की बात कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, छोटे वाले में जल्दी पास होगा। अब बड़े वाले में लंबा समय लगता है, तो बड़े वाले में थोड़ा मान लेते हैं करंट जो है वो कम मिलेगा। अब छोटे वाले में करंट क्या है, ज़्यादा मिलेगा। याद करने का तरीका बता रहे हैं, है ना। करंट ज़्यादा यहाँ मिल रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ध्यान सुनो बस बात को, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और यहाँ करंट कम मिल रहा है तो यहाँ क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ करंट बढ़ रहा था, रेजिस्टेंस घटा, और हमने कहा यहाँ करंट कम मिलेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। बात समझ में आ रही है, यहाँ करंट बढ़ रहा था, रेजिस्टेंस घट रहा था, करंट कम हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। कब? जब L2 मीन्स लेंथ बढ़ रहा है ना, लेंथ बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और करंट घट रहा है। यहां भी देखते हैं, लेंथ छोटा है ना, तो लेंथ छोटा है, लेंथ छोटे के लिए नीचे एरो बना रहे हैं, लेंथ छोटा है तो रेजिस्टेंस कम है और करंट ज़्यादा है। ठीक है, इन दोनों में हम लोग रिलेशन निकालेंगे, किसमें, लेंथ और रेजिस्टेंस में। दोनों के केस में हम लोग रिलेशन निकालते हैं। रिलेशन निकालने पे हमें मालूम क्या चला कि जब जब लेंथ घट रहा है, क्यों हम टॉपिक लिखे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेगा, है ना। तो पहला फैक्टर क्या होगा, लेंथ और रेजिस्टेंस का हम लोग ले लिए। ठीक, ये तो हम जानते हैं कि करंट और रेजिस्टेंस, करंट बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटता है, ये तो सब जानता है ना। हम लोग लेंथ और रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो जब जब लेंथ घटेगा रेजिस्टेंस भी घट रहा है। यहाँ देखो, अगर इंक्रीज होने केस देखें तो लेंथ बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। मीन्स इन दोनों में कैसा रिलेशन है, इन दोनों में डायरेक्टली का रिलेशन है। मीन्स R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। बात समझ में आई। ये एक पहला फैक्टर था जिसको हम लोग कहते हैं क्या, लेंथ वाला, लेंथ वाला फैक्टर है ये। ठीक, नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है, ये पहला फैक्टर आप लोग याद रखना, हम ऊपर लिख दे रहे हैं। ये पहला फैक्टर आप लोग क्या हम बताए हैं, पहला फैक्टर R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। एक और कहानी देखते हैं इसी बात पे, है ना। एक और कहानी क्या है कि एक घर है और एक बड़ा घर है ना। तो एक छोटा घर है जिसमें कि 100 लोग हैं और इसमें भी 100 लोग हैं। ठीक, तो 100 लोग में 100 लोग छोड़ो, छोटा सा बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, है ना। 50-20 मान लेते हैं और इसमें भी 20 लोग हैं। तो 20 लोग हैं तो इसमें 20 लोग एक दूसरे के बहुत पास पास होंगे, गर्मी ज़्यादा लगेगी, और गर्मी ज़्यादा लगेगी तो मीन्स इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, बहुत ही पास पास है ना। और बड़े में देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, एक लड़का यहाँ हो गया, 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 एक लड़का यहाँ हो गया,
जैसे मंदिर में जाते हो तो मंदिर में ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर भीड़ होता है, सब लोग जाते हैं चोरी छुपे एकदम गली वली होके एकदम मंदिर के गेट के पास पहुंच जाते हैं, मीन्स उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा आया। छोटा सा घर ज़्यादा लोग, रेजिस्टेंस ज़्यादा एरिया, मीन्स ये ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, बड़ा घर है। बड़ा घर मीन्स क्या हो गया कि ये क्या हो गया, दूर दूर लोग रहेंगे, किसी को आपस में दिक्कत नहीं होगी, मीन्स रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, यहाँ कम हो रहा है। ध्यान सुनना क्या बताएं, छोटा एरिया था ना, छोटा एरिया था मीन्स एरिया छोटा, रेजिस्टेंस ज़्यादा। ध्यान सुनना, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो क्या कम होगा, करंट कम होगा, ठीक है। और यहाँ क्या है, एरिया बड़ा है, एरिया बड़ा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो करंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है। तो ये एक ऐसा फैक्टर था, एरिया वाला फैक्टर था, है ना। हम लोग क्या करेंगे, दूसरा फैक्टर यहाँ से क्या निकल के आ गया, रिलेशन बिटवीन आर एंड ए में ये क्या है, इन्वर्सली रिलेशन हो रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, बात वही है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखना चाहेंगे तो दूसरा क्या लिखेंगे, आर इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। बात समझ में आ रही है। तीसरा फैक्टर टेम्परेचर पे आते हैं। टेम्परेचर को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग 3 कैटेगरी बनाएंगे। एक होता है मेटल, ठीक है, एक होता है एलॉय, और एक होता है क्या होता है सेमीकंडक्टर कह लो, या फिर और दूसरा नाम कोई और देते हैं, दूसरा नाम क्या दें, इंसुलेटर हो गया। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान देना। तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे मेटल में कोई मेटल ले लिया और उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया। क्या इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो गया, उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, सॉरी रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। अब क्यों इंक्रीज कर रहा है, सबसे पहले ये देखना है क्यों इंक्रीज कर रहा है। क्योंकि यहाँ भैया एक मान लेते हैं कोई एरिया है, मान लेते हैं कोई एरिया है, एरिया है तो भाई मेटल है, मेटल्स में क्या होते हैं, आयंस होते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ आयंस, ठीक है, आयंस होते हैं ना, एक कैटायन होता है, एक एनायंस होता है, केमिस्ट्री में पढ़े होगे आप लोग, है ना। तो ये क्या हो गया, आयंस हो गया। तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, है ना। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ मूव करेगा, यहाँ मूव करेगा, यहाँ मूव, मीन्स हर जगह टकराते हुए जाएगा। तो रेजिस्टेंस मीन्स हर जगह टकराना। हमने क्या कहा था, छोटा एरिया है, बड़ा एरिया है, जिसमें ज़्यादा टकराव होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। यहाँ जितने दूर दूर लोग रहेंगे वहाँ रेजिस्टेंस कम होगा। तो हमने कहा यहाँ जितना इलेक्ट्रॉन साइंस से टकराएंगे या फिर कोई अदर चीज़ से टकराएंगे उसकी रेजिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। बात समझ में आई। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एलॉय। एलॉय में क्या होता है बच्चा, सेम कंडीशन है एज जैसे मेटल में था। और सेमीकंडक्टर की जहाँ तक की बात करें तो सेमीकंडक्टर में जस्ट रिवर्स होता है। जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं रेजिस्टेंस घटता है तो कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। कंडक्टेंस क्या होता है, नया टॉपिक आया है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।